हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है द वेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और प्लस टू का आज फर्स्ट डे है फिजिक्स का। तो जो पहला दिन का क्लास है और पहला चैप्टर है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसको हम लोग को स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, राइट। एक्चुअली में ये चैप्टर जो है वो किसी यूनिट का हिस्सा है, और वो कौन सा यूनिट है? उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसके नाम के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा इसको ना शॉर्ट में देखेंगे कि ये क्या है और इसके कहाँ से अन्य हिस्से हैं, किसके साथ ये जुड़ा हुआ है। फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उसमें से एक ब्रांच का हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे अभी। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन है आज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Actually, electro means related to electric current, electric charge, electric field, electric flux, and magnetism means related to magnetic field। और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो बिहेवियर है मैग्नेटिक फ्लक्स का और उसके साथ रिलेशन, तो ये पूरा एक बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, ये बहुत बड़ा ब्रांच है। तो इसका ब्रांच से इसका क्या कनेक्शन है हम लोग को वो थोड़ा सा देखना है। जब इस हिस्से को हम लोग ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, तो ये हमें दो हिस्सों में मिलेगा। एक हिस्सा कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा हिस्सा कहलाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, राइट। अब ये अपने नाम के हिसाब से काम करता है। कहने का मतलब है कि जो जिसका नाम है हम लोग को उसके नाम के हिसाब से उसको स्टडी करना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रो वर्ड है, इलेक्ट्रो मींस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब यहाँ पे जो चर्चा होगी वो इलेक्ट्रिक चार्ज की होगी। तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रो वर्ड है, मींस यहाँ भी चर्चा किसका होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज का होगा। फर्क किसमें है भाई? फर्क यहाँ पे है, ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक्स है, ये अपोजिट है एक दूसरे के नाम के हिसाब से। स्टैटिक कहने का मतलब रेस्ट, मींस चार्ज कौन से कंडीशन में होगा इस पूरे हिस्से में? रेस्ट में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा, राइट। डायनेमिक्स कहने का मतलब ये मोशन में है, ये गतिशील है, लेकिन इसमें ऐसा मोशन होना चाहिए कि चार्ज में एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो यहां पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, यहां पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो, मतलब इस पे एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, बाहर से कोई बल लगा रहा है, और इस पे एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। तो ये छोटा सा एक इसका इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम के हिसाब से, राइट। इसको आप लोग लिख लो। और इसको मिटाता हूं मैं। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में फील्ड बहुत बाद में आने वाला है। फील्ड हम लोग पढ़ेंगे, पहले चार्ज पढ़ेंगे, उसकी वजह से फोर्स पढ़ेंगे, देन आफ्टर फील्ड पढ़ेंगे। तो अभी फील्ड तो बाद में आएगा। पहले हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? पहले चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो पहला इंट्रोडक्शन चार्ज का जाएगा, और इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही है यार। तो चार्ज को इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा सा, स्लाइटली स्मॉल वर्ड। क्या हो जाएगा चार्ज? चार्ज इज an intrinsic, charge is an intrinsic property of fundamental particles, और जब आप फंडामेंटल पार्टिकल्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर मैटर, बिकॉज मैटर इज ऑल्सो, जो पदार्थ बनता है, मैटर बनता है, वो किसकी मदद से बनता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स की मदद से बनता है। तो चार्ज जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल या मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक कहने का मतलब
अब उसके आगे हम उसमें खोज नहीं कर सकते, वहां पे कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं हो सकता है। जैसे चार्ज के टाइप्स हो सकते हैं, इसके प्रॉपर्टी हो सकते हैं, इसके बिहेवियर हो सकते हैं, लेकिन चार्ज के आप अंदर नहीं जा सकते हो। अब यहां के बाद रिसर्च खत्म। लाइक मास इज ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कहने का मतलब 1 किलो मास है मतलब मास है, उसमें आप आगे कुछ रिसर्च नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया आपका चार्ज का बेसिक डेफिनेशन, ये हो गया चार्ज का आपका छोटा सा डेफिनेशन है। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल या मैटर का। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक कंडीशन हमारा और निकलता है, कोई भी मैटर या पार्टिकल हो उसका अपना मास होता है, राइट। तो अगर चार्ज किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब मास का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज है, मतलब जहां मास होगा वहीं पे चार्ज होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि जहां चार्ज है वहां मास जीरो है, दिस इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब जहां पे मास है चार्ज वहीं पे हो सकता है, जहां पे मास जीरो है वहां पे चार्ज को डेवलप करना इम्पॉसिबल है। तो जहां पे मास एग्जिस्ट करेगा, जहां पे मास होगा चार्ज वही एग्जिस्ट करेगा, राइट। चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए मास चाहिए, विदाउट मास आप चार्ज डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मिटाते हैं। और इन जनरल आप तो जानते होंगे चार्ज के टाइप्स, हल्के हल्के इंट्रोडक्शन में आज है टॉपिक्स बहुत आसान। चार्ज के टाइप्स की चर्चा करेंगे तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली सब लोग जानते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो टाइप के चार्ज होते हैं। और जिसमें पॉजिटिव को हम लोग कंसीडर करते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव को कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। तो टाइप्स ऑफ चार्ज को भी थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ चार्ज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेना है आज, बस हल्का हल्का पोर्शन है, देन फिर धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेगा। टाइप्स ऑफ चार्ज में देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, राइट। टाइप 1 में फर्स्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको माना जाता है, पॉजिटिव किसको बोलते हैं भाई, पॉजिटिव किसको बोलते हैं, प्रोटॉन्स को, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है किसी एटम के। इस पे चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम इज व्हाट, कूलम इज द यूनिट, कूलम वो इकाई है जिससे चार्ज का मेजरमेंट होता है, उसका क्वांटिटी मेजर करते हैं। सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज, ओके। नेगेटिव चार्ज कौन है भाई अपना, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के बाहर घूमता है उधर किनारे किनारे, ये इधर रहता है न्यूक्लियस से दूर दूर। तो नेगेटिव चार्ज में कौन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जितना प्रोटॉन पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन साइन क्या होता है, अपोजिट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कहने का ये मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव में है तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये जस्ट लाइक मैटर ऑफ कन्वेंशन। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, दिस इज कन्वेंशन ऑफ मैटर। जैसे हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन में हमने 10th क्लास में पढ़ा है ऑप्टिक्स में कि मिरर के बारे में कि एक साइड राइट साइड को पॉजिटिव लेना है एक्स की ओर और लेफ्ट साइड को डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव लेना है। तो ठीक उसी तरह हमने एक्सिस भी पढ़ा है सिस्टम, इस तरह से इधर एक्स डैश एक्स पढ़ते हैं, इधर एक्स डैश लिखते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, इधर वाले को नेगेटिव। अगर आप मानो कि दिस इज +1 दिस इज +2, हियर -1 हियर -2, यहाँ पे अगर हमने +2 लिया और -2 लिया, दोनों में बड़ा कौन होगा, एक्चुअली दोनों बराबर है। ये प्लस और माइनस इट्स जस्ट ए कन्वेंशन, ये ना उसका डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्शन मत सोचना बिकॉज चार्ज स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, इट्स जस्ट ए कन्वेंशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर लो। और एक चीज आप यहाँ पे ऐड कर देना, चार्ज इज
स्केलर क्वांटिटी, राइट। स्केलर कहने का मतलब ये डायरेक्शन नहीं दे सकता, ठीक है, इसको आप लिख लो। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि चार्ज का थोड़ा सा, चार्ज के अंदर जाएंगे अब, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, उसके टाइप्स तो हो ही गए, और फिर उसका दो यूनिट होता है, मिनिमम में होता है, कहने का मतलब सीजीएस में होता है। तो सीजीएस में कैसे कैसे यूनिट है, छोटे वाले बड़े वाले, आपका ईएसयू में है, ईएमयू में, उसको थोड़ा सा देख लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है वो। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में चलेंगे, चार्ज पे फोकस करेंगे। सबसे पहले अगर लिखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, कूलम, राइट। इसका एब्रिविएशन सूचित किससे करेंगे, कूलम तो जस्ट नेम ऑफ साइंटिस्ट, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम के नाम पर, उसके उनके रिस्पेक्ट में ये नाम रख दिया गया चार्ज के एसआई यूनिट के बारे में। इसको सूचित कैसे करते हैं, सी से, राइट। अगर पूछे चार्ज का डायमेंशन क्या है तो क्या करोगे भाई, अगर यहां पे पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में तो पूछ सकता है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, ये सारे लगभग ऑब्जेक्टिव के लिए, ये तो नहीं, फिर भी जानना है ये फर्स्ट वाला। और डायमेंशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है चार्ज का, जनरल फॉर्मूला 10th क्लास से पढ़ के आए हो, Q = IT, राइट। I stands for electric current, T stands for time। तो इसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, Q = I stands for electric current, इसके लिए हम लोग डायमेंशन में A दे सकते हैं, T stands for time, दिस इज कैपिटल T, या फिर I stands for electric current, इसका एक और डायमेंशन होता है कैपिटल I एंड T for T। ये दो डायमेंशन हो गए चार्ज के, ठीक है, आप इसको लिख लो। इसको, ये हो गया। अब यहां से मैं कुछ दो स्पेशल यूनिट ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग को उस पर चर्चा करना है। एक फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और सेकंड है, इसको शॉर्ट में हम लोग ईएमयू भी कहते हैं, और सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको शॉर्ट में हम लोग ईएसयू भी कहते हैं। इसमें चार्ज का मात्रा बड़ा होता है, इसमें चार्ज छोटे अमाउंट में होता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे हम लोग चलेंगे 1 EMU = 10 कूलम, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। यहां पे हम लोग चलेंगे 1 कूलम = 3 × 10⁹ ESU। अब यहां पे अगर हम लोग को 1 ESU निकालना हो तो क्या करेंगे, therefore 1 ESU = 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो काइंडली। इसको बताता हूं। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग को देखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को हल्का हल्का इंट्रोड्यूस कर लेना है। चार्ज का इतना स्ट्रक्चर के बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ
चार्ज। कहने का मतलब ना इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ कुछ गुण होता है, कुछ स्पेशलाइजेशन उसके पास है जो यूनिवर्सल होगा, हर जगह होगा, वो फॉलो करेगा उस प्रॉपर्टी को, और उसी को हम लोग को स्टडी करना है। उस पे कुछ प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पहला प्रॉपर्टी हम लोग डील करेंगे फर्स्ट। बहुत आसान है, ये सब आप जानते भी हो। आपको एक चीज पता होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अपोजिट साइन होता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, राइट। अगर प्लस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। कहने का मतलब चिपकेगा, ठीक है। सेकंड में अगर मान लो प्लस प्लस होगा तब एक जैसे होंगे तो पटरी बैठेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर एक जैसे होंगे तो ये कहेगा नहीं मैं भाई मेरे जैसा वो है तो मैं कैसे रहूं फिर, तो दोनों में रिपल्सन हो जाता है, ये रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। और थर्ड माइनस माइनस भी होंगे तो भाई दोनों स्टार है तो कैसे चिपकेंगे आपस में, दूर दूर ही रहेंगे। ये हो गया रिपेल, ओके। इसको आप नोट कर लो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो। देखो यहाँ से क्या मिला आपको, एक थ्योरी मिला यहाँ से, इस कंक्लूजन से आपको एक थ्योरी मिलता है। ये दोनों कैसे चार्ज है, लाइक चार्ज। लाइक मतलब एक जैसे, जैसे जैसे ये है वैसे ही ये है, दोनों पॉजिटिव है, और ठीक उसी तरह जैसा ये है वैसा ही ये भी लाइक है। तो हम लोग कह सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट। कहने का मतलब यदि कोई दो चार्ज एक जैसा है तो कोई एक दूसरे को रिपेल करेगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों चार्ज एक दूसरे से मिलता है या नहीं मिलता, नहीं मिलता। एक जैसा है दूसरा अलग है, उससे बहुत अलग है, अनलाइक है, अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लोगों को थ्योरी क्या मिलता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। इसको आप लिख लो, ठीक है। अनलाइक कहने का मतलब यदि विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज एक जैसे नहीं होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, आपस में चिपकेगा। और बाकी दोनों केस में लाइक होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मींस आपस में सटेंगे नहीं, ठीक है। इसको आप लिख लो। ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का ही हिस्सा चल रहा है। इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या, नाम से पता चलता है संरक्षित, सुरक्षित, कांस्टेंट, फिक्स्ड, ठीक है। मतलब आप ना चार्ज को बना नहीं सकते हो, चार्ज जो है वो कंजर्व है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। तो इसमें हम लोग को लेके चलना है, मान लो कि कोई एक एवोनाइट का रॉड है, एक सिल्क थ्रेड है। इलेक्ट्रिकली कोई भी बॉडी न्यूट्रल होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके पास शुरू में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। हमने क्या किया, एक दूसरे को रगड़ दिया। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट जानते होंगे कि कंघी लिया, इस तरह का फाइबर का पेन लिया, उसको इस तरह से बाल में रगड़ा और छोटे छोटे कागजों के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है, चिपकता है। तो ऐसा क्यों है भाई, रगड़ने से क्या होता है, घर्षण से सरफेस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। हमने इसको भी क्या किया, आपस में रगड़ा, ठीक है। जैसे ही रगड़ेंगे तो सतह के कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे उसके पास, राइट। ये बिफोर फ्रिक्शन है। अब जैसे ही इसको आपस में रगड़ा, रगड़ने के बाद क्या होगा, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, रगड़ने के पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4,
4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 प्रोटॉन थे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे। ये तो 2 एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, इसका लिया है, और 3 प्रोटॉन थे। तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया था? 0। अभी मान लो इसको हटा दो, अभी ये यहीं पे है, रगड़ने के पहले +4 और -4 बराबर 0 हो गया नेट चार्ज। इस पे 3 + 3 - ये भी 0 हो गया नेट चार्ज। अब इसके बाद क्या करना है? रगड़ा तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया इधर। अब देखो तो अब इस पे नेट चार्ज 0 नहीं है। 1 2 3 4 पॉजिटिव है, 1 2 2 नेगेटिव है, बराबर 2+। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, पहले 0 आ जा रहा था। अब इसको देखो, 3+ है इसके पास, 1 2 3 4 5 5 माइनस है, 2 माइनस आ गया इसके पास। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो कहने का मतलब है ना, हमने कहीं से नया इलेक्ट्रॉन या कहीं से नया प्रोटॉन नहीं लाया है। इस पूरे सिस्टम में हमने बस यही किया है कि इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करा दिया है। कहने का मतलब कुल चार्ज अभी भी कंजर्व्ड है, हमने नया निर्माण नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड कहने का मतलब है ना कि इस सिस्टम के बाहर से कोई चीज नहीं आना चाहिए, इस सिस्टम के अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट। तो हमारे पास जो एमोनाइट का रॉड और थ्रेड था वो वही है, हमने इसके साथ कोई चर्चा नहीं किया। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में, इसका जो स्टेटमेंट है, टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system is conserved, right। ये आपका स्टेटमेंट हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के बाहर से ना अंदर में कोई चीज आए ना अंदर से बाहर कोई चीज आए। लाइक यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाहर आज तक किसी ने नहीं देखा, कोई गया नहीं, ब्रह्मांड के बाहर से कोई अंदर नहीं आता है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, राइट। इसको आप लिखें। ये लिखिए। इसमें एक चीज यहाँ पे आपको देख लेना है कि ये जो भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होगा, in all type of phenomena, in all type of phenomena for an isolated, कहने का मतलब है ना कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कोई भी फेनोमेना हो, किसी प्रकार का कोई भी घटना हो, चार्ज क्या होगा? कंजर्व होगा इन एनी केस। बस सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड, ठीक है। इसको मैं बताता हूं। एक प्रॉपर्टी और है, इसको हम लोग थोड़ा सा डील कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? कहने का मतलब है ना, इसको बहुत आसान भाषा में समझना है। जैसे कोई पूछे आपके घर में कितने भाई बहन हैं, आप कह सकते हो या तो 4 हैं, या तो 5 हैं, या तो 6। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि मेरे घर में 3.5 भाई बहन, 4.5 भाई बहन, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहने का मतलब है चार्ज जो फ्रीली एग्जिस्ट होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। कहने का मतलब इंटीजर होगा, सीधा पूर्ण संख्या में होगा। हम नहीं कह सकते कि हमारे पास 2.5 इलेक्ट्रॉन है, 4.5 इलेक्ट्रॉन है, 3.25 इलेक्ट्रॉन है। ये जो भी होगा फिक्स्ड अमाउंट में होगा, कंप्लीट, राइट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग लिखेंगे यहां पे टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज, किसी भी बॉडी पे, इसको यहां से आप लिख लो, टोटल चार्ज
बॉडी, किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, सवा में होगा, डेढ़ में होगा, पौने में होगा, ढाई में होगा, 3.5 में होगा, इंटीजर होगा, पूरा होगा भाई, होगा तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, ऐसा नहीं कि 2.5 होगा या 3.25 होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज कहने का मतलब आपका प्लस माइनस ई, राइट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो कहने का मतलब है किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो कंप्लीट होगा, पूरा होगा, पूर्ण संख्या में होगा। आप उसको ना फ्रैक्शनल में नहीं देख सकते, फ्रैक्शनल में होता है, हम लोग उसका भी चर्चा करेंगे, फ्रैक्शनल में होता है, हम लोग उसका भी चर्चा करेंगे। वो क्वार्क्स हाइपोथेसिस में चलेंगे, क्वार्क हाइपोथेसिस की बात होगी, तो क्वार्क हाइपोथेसिस में हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। क्वार्क्स की जब चर्चा होगी उसमें कहते हैं कि प्लस माइनस e/3, प्लस माइनस e/5, प्लस माइनस e/7, इस तरह से चार्जेस निकलते हैं। तो जैसे ये टुकड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन को ना ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होता है। तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होने की वजह से हम लोग इसको ना क्वार्क हाइपोथेसिस का नाम दिए हैं। हाइपोथेसिस मींस वो इमेजिनेशन में चल रहा है, क्योंकि इतना छोटा हो जाएगा कि हम लोग उसका स्टडी नहीं कर सकते क्वांटम पार्टिकल में। मतलब क्वांटम पार्टिकल तो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में है, लेकिन ये फिर भी उसका टुकड़ा डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is integral multiple of an elementary charge, then total charge is equal to what? Integral multiple means n, and here mod e, mod by e plus minus, हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिया है, प्लस माइनस को घटा दिया साइन, राइट। तो therefore n, या यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, here n belongs to इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब ये पूर्ण संख्या होगा। आपको जब n निकालना हो किसी बॉडी पे, मान लो q चार्ज दिया, बोलेगा कि उस पे कितना इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर कितना हो जाएगा, q/e, राइट। तो उस टाइम ऐसा नहीं कि n का मान 3.5 आना चाहिए, 550.4 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब भी आएगा तो पूर्ण संख्या आएगा, तभी हम कहेंगे कि दिया हुआ क्वेश्चन या उसका जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगा, वो सही है, ठीक है। आप इसको लिख लो। इसको लिखने के बाद आपको ये लिख लिया होंगे, मिटा देते हैं इसको। और एक और है बचा हुआ, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का एक और हिस्सा बचा है अभी। इसका एक और हिस्सा बचा है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, राइट। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कहने का क्या मतलब, एडिटिविटी अपने नाम से ही आपको पता चल रहा है, मतलब चार्जेस आर एड अप लाइक रियल नंबर। जैसे हम लोग वास्तविक संख्या जोड़ते हैं, 4 + 7 + 11, 4 + 7 हो जाएगा 11 + 11 22। तो उसी तरह मतलब किसी बॉडी पे अगर टोटल चार्ज दिया हुआ है अलग अलग फॉर्म में, तो उस बॉडी पे टोटल चार्ज को निकालना है, तो उसको रियल नंबर की तरह बिठा के क्या करना है, जोड़ देना। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कहने का मतलब है कि चार्जेस आर एड अप लाइक रियल नंबर्स, ओके। जैसे वास्तविक संख्या को जोड़ते हैं उस तरह से चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। इट मीन्स, ये क्या बोलना चाह रहा है, इट मीन्स, राइट, इफ ए सिस्टम consists of 2 charges, मान लिया कोई एक सिस्टम है जिसके पास 2 चार्ज है, कौन कौन, Q1 एंड Q2, ये मान के चल रहे हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी को सर्टिफाई करने के लिए।
तो मान लिया कोई सिस्टम है जिसमें चार्ज दो है, Q1 एंड Q2, देन द टोटल चार्ज on the system, then the total charge on the system will be, कितना होगा टोटल चार्ज? Q is equal to Q1 plus Q2, राइट। इन जनरल ये दो चार्ज की बात है। अगर मान लो ऐसे ऐसे n चार्ज रहेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला बैठा देना है, यहां से हमको कर लेंगे इन जनरल। इन जनरल if a system consists of कितने चार्जेस, यहाँ 2 चार्जेस है ना, ऐसे में मान लो n चार्जेस आ जाए, ठीक है। सिस्टम ऑफ n चार्जेस, राइट, Q1, Q2, डॉट 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 कहां तक? Qn तक, ठीक है। Then the total charge तब क्या होगा? Then the total charge on the system, then the total charge on the system will be, क्या होगा बताइए? Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus dot 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 plus Qn. This is the general formula, right? This is also known as, इसको हम लोग क्या कहते हैं? This is known as, ये एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। ये चार्ज का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बताता है, ठीक है। इसको आप लिख लो। इसको लिखने के बाद ना हम लोग को जो हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उस पे ना हम लोग एक दो न्यूमेरिकल बना के देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसके आगे है कि हम लोग ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ न्यूमेरिकल बना के देखते हैं कि उसमें सर्टिफाइड यही करना था कि इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए टोटल चार्ज का संख्या। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं आप देख लो। एक छोटा सा सवाल हम लोग ना चेक करते हैं, जो फॉर्मूला था हमारे पास क्वांटाइजेशन का, उसको चेक करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो सवाल ऐसा हो, कैन ए बॉडी have a charge of 4.8 into 10 to the power 16 कूलम। दिस इज द क्वेश्चन। पूछता है कि कोई एक बॉडी है, क्या उस पे इतना चार्ज हो सकता है? इतना सवाल, ये सवाल है, कुछ नहीं करना है। इसको बनाने का तरीका क्या है? गिवन, हमको चेक करना है बॉडी में उतना चार्ज हो सकता है। गिवन में क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू कितना चार्ज दिया? 4.8 into 10 to the power 16। निकालना क्या है कि भाई इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं। कैसे निकालेंगे? हमको पहले निकालना पड़ेगा n। n को निकाल लेंगे, सर्टिफाई करेंगे। यदि n इंटीजर आता है तो उतना चार्ज हो सकता है, n इंटीजर नहीं आता है तो बॉडी में उतना चार्ज नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी कैन राइट, क्या लिखेंगे हम? Q इज इक्वल टू NE, लोगों को पता है, ठीक है। Q का मान यहाँ पे दिया है कितना कूलम, N का मान निकालना, E का मान हम लोग को पता है। तो देयरफॉर N इज इक्वल टू व्हाट? Q by E। मॉड में कितना हो जाएगा? Q का मान बिठाएंगे 4.8 into 10 to the power minus 16 कूलम, राइट, 16 कूलम, ठीक है। नीचे E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है,
एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कितना मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे उसका 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, ये कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में, राइट। 1.6 4.8 3 बार में कटेगा। 10 to the power minus 19 है, ऊपर जाएगा तो 10 to the power 16 into ये ऊपर जाएगा 10 to the power plus 19 हो जाएगा। कितना बचेगा? कितना बचेगा? इसको आपस में पावर जुड़ जाएगा ये, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 10 to the power 35, राइट। अब आप देखो ये इंटीजर है या नहीं है? ये पूर्ण संख्या है, दिस इज इंटीजर, तो मतलब ये पॉसिबल है, इतना किसी बॉडी में चार्ज हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे पॉसिबल, पॉसिबल मतलब इतना चार्ज बॉडी में हो सकता है, ठीक है? इसको आप लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद अ वूल, एक पॉलीथीन का टुकड़ा है जिसको ऊन से रगड़ा गया है, इज फाउंड टू हैव, और रगड़ने के बाद पाया जाता है कि उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, राइट। इसमें ना यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिया है। पहला बोलता है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। ये वूल है, वूल पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो पूछता है कि कितना इलेक्ट्रॉन किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफर हुआ। आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी है पॉलीथीन और एक बॉडी है वूल, राइट। तो या तो पॉलीथीन से वूल में आया तो वूल से पॉलीथीन में आया, मुझे भी पता नहीं, हम लोग बनाएंगे तो देख लेंगे। तो ये पहला सवाल निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और दूसरा उसी में एक क्वेश्चन और ऐड किया हुआ है कि विच टू विच, कौन से बॉडी से किस बॉडी में। सेकंड न्यूमेरिकल है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन, रिमेंबर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले जब हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या फंडामेंटल पार्टिकल। उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि जहां पे मास होगा वहीं पे चार्ज होगा, जहां पे चार्ज होगा वहां मास होना तय है, जहां पे मास 0 होगा वहां चार्ज नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो तय है कि मास भी ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, लेकिन कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेके चलेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एस्टिमेशन निकालना, ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो गिवन, सबसे पहले डाटा देखिए आपके पास क्या क्या है। आपके पास है चार्ज Q, ये नेगेटिव है, यहां पे देखो मेंशन किया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है। Q इक्वल टू -3 into 10 to the power -7 कूलम, मींस जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ मतलब उस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, राइट। इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता। तो नेगेटिव चार्ज किस पे पाया गया है? वूल इज फाउंड टू हैव, इसका मतलब वूल पे इलेक्ट्रॉन आ गया ना, वूल नेगेटिवली चार्ज पाया गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हुआ है? पॉलीथीन पीस से वूल में, ठीक है। Q बराबर इतना, एलिमेंट्री चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। आपको फाइंड करना है नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मींस n is equal to what, then what is the method? आपके पास मेथड है, n is equal to आपको बताया गया है mod Q upon E, राइट। यहाँ पे ना नेगेटिव पॉजिटिव लिखने से मतलब नहीं है, बिकॉज n नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? मॉड में है तो नेगेटिव हटा देना है, 3 into 10 to the power minus 7 कूलम है ना, ओके 7 कूलम। एंड मॉड ई का वैल्यू कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, राइट। अब ना यहाँ पे सी कूलम से कूलम सी कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power minus 19 ऊपर जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, तो 10 to the power plus 19 में से -17 जाएगा, 10 to the power plus 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा 3/1.6 into 10 to the power 12। इसको अब सॉल्व करना है, यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर 0, ये कितना बार हो जाएगा? एक बार में। फिर क्या करेंगे? पॉइंट देंगे तो 140 बचेगा,
फिर कितने बार में जाएगा, 8 बार में, 8 बार में गया, फिर कितना, फिर एक जीरो बैठाएंगे 120 बचेगा, फिर कितने बार में जाएगा, 7 बार में, राइट। फिर 7 के बाद 8 बचेगा, 8 जीरो 80, 5 बार में, ओके। तो कितना हो जाएगा आंसर, 1.875 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ओके। यहां पे देखो ये ट्रांसफर हुए ना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से कहां, किससे किस में पाया गया, नेगेटिव चार्ज किस में पाया गया था, वुल में ना, तो किससे आएगा, ऑब्वियसली पॉलीथीन से आएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉलीथीन टू वुल, राइट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि चार्ज को बना नहीं सकते, ओनली वन बॉडी से अदर बॉडी में ट्रांसफर होता है। ये एक सॉल्यूशन हो गया, आप इसको उतार दो। सेकंड वाले को भी हम लोग देख लेते हैं, इसको बिठाते हैं, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन में क्या है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, ऑब्वियसली मास ट्रांसफर होगा। कैसे ट्रांसफर होगा, मास निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। सॉल्यूशन फॉर सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन फॉर सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम, ओके। ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ये एक इलेक्ट्रॉन का सॉरी मास है। ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे 1.875 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। अभी जो हमने पहले बनाया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन का मास कितना, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन टोटल मास ट्रांसफर फ्रॉम, मास किससे किस पे ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन जिससे जिस पे जाएगा मास उससे उस पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन टू वुल गया है, तो मास भी पॉलीथीन टू वुल ट्रांसफर होगा, ओके। तो टोटल मास ट्रांसफर फ्रॉम पॉलीथीन टू वुल, ओके। क्या हो जाएगा बताओ, टोटल मास कैपिटल M कर देते हैं इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम इनटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 1.875 into 10 to the power 12, कितना किलोग्राम टोटल। आप इसको सॉल्व कर लोगे, 10 to the power minus 31 में से 12 को उधर हटा लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, ओके, ठीक है। तो ये आज इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज था, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, हल्का टॉपिक है। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ, उसमें हम लोग चार्ज के बीच में इंटरैक्शन फोर्स जो होते हैं, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, उनका डिस्कशन। लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स लगेगा तो कहाँ पे अंदर में फोर्स जीरो होगा, कब बाहर फोर्स जीरो होगा, उससे संबंधित हम लोगों को न्यूमेरिकल बनाना है। कूलम्ब्स लॉ को तीन फॉर्मेट में पढ़ना है, एक वैक्यूम में पढ़ना है, एक मीडियम में पढ़ना है, एक वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 12th क्लास, +2 और ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनको रिलेटेड टू फिजिक्स, जो भी फिजिक्स संबंधित सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं वो डिलीवर किया जाएगा। आप काइंडली इससे बने रहने के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।